हेलो लर्नर्स, वेलकम टू मैनेजमेंट क्लासेस विद पल्लवी। इस वीडियो में हम अपने जो बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर सेकंड है उसका लास्ट पार्ट कवर करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी स्टेजेस इन दी फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी एंड अबाउट दी MOM एंड AOA। सो जितनी भी फॉर्म्स थी उनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए, ये मैं अपनी लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। तो बेसिकली 4 स्टेजेस होती है एक कंपनी को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब इन 4 स्टेजेस को और ज़्यादा सब डिवाइडेड किया जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि जो कंपनी का फॉर्मेशन है वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। तो पहले अगर हम बात करते हैं प्रमोशन की, तो प्रमोशन कौन करते हैं? प्रमोटर्स करते हैं या ग्रुप ऑफ पीपल करते हैं, ठीक है, जिनको हम प्रमोटर्स बोलते हैं। तो प्रमोशन का ये पहला स्टेप इसलिए बोला गया है क्योंकि कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक आइडिया भी तो होना चाहिए एक बिजनेस का, है ना। तो इसीलिए जो प्रमोशन की स्टेज है उसको एक तरीके का डिस्कवरिंग प्रोसेस बोला गया है, या फिर हम ये कह सकते हैं आइडिया फॉर्मेशन स्टेज बोली गई है इसमें, जहाँ पर जो कंपनी है वो आइडिया को फॉर्मुलेट करती है और उसको डेवलप करती है ताकि वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सके, रन कर सके, ठीक है, और उसको उस आइडिया को कन्वर्ट कर सके इनटू अ सक्सेसफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अब ये कौन करता है? ये प्रमोटर्स करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि प्रमोटर कौन है, तो ये वो इंडिविजुअल है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो आइडिया को डिस्कवर करते हैं, नया आइडिया लेकर आ सकते हैं, उस आइडिया को बिजनेस एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट करते हैं, मतलब इनिशिएटिव लेते हैं कि जो भी उनका प्रोजेक्ट है या आइडिया है उसको वो आगे फॉरवर्ड कर सकें और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें उसको यूज़ करके। और तीसरा इनका मेन एक्टिविटी क्या होती है कि जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं मार्केट को उनको एनालाइज करना और जितने भी इनपुट्स रिक्वायर्ड हैं उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए उसको एक्वायर करना, ठीक है, जैसे लेबर, कैपिटल, मशीनरी, ये सब इनपुट्स हैं, उन सबको इस्टेब्लिश करना, ठीक है, उन सबको एक्वायर करना ताकि बिजनेस इजीली रन हो सके और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स टाइम टू टाइम एनालाइज करना। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ प्रमोटर, बट उस पर मूव ऑन करने से पहले अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे टाइमली। अब अगर हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ अ प्रमोटर, तो पहला फंक्शन क्या आ जाता है? वो आइडिया को फॉर्मुलेट करता है या कंसीव करता है। नेक्स्ट आइडिया क्या आ जाता है? वो फिजिबिलिटी चेक करता है उस आइडिया की, मतलब जो वो आइडिया लेकर आ रहा है वो वर्दी है या नहीं है, उससे उसको अच्छा रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा। अब ये फिजिबिलिटी वो 3 टर्म्स में चेक करता है, टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी का मतलब कि जो भी बिजनेस या प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए उसको टेक्नोलॉजी या रॉ मटेरियल्स चाहिए वो उसको मार्केट में अवेलेबल मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। फिनेंशियल फिजिबिलिटी मतलब कि वो फिनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग है या नहीं है कि जितनी भी उसकी कॉस्ट लगेगी वो उसे बेयर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा अपने अवेलेबल फंड्स में से। इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, इसका मतलब ये है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स मार्केट के क्या हैं और उसका बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट फंक्शन इसका आ जाता है सेलेक्टिंग कंपनीज नेम। कंपनी के नाम को वो सजेस्ट करता है और सबमिट करता है रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज ऑफ द स्टेट कंसर्न में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सेलेक्टिंग द मेंबर्स टू साइन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब डायरेक्टर्स को सेलेक्ट करता है। नेक्स्ट है अपॉइंटिंग प्रोफेशनल्स, शेयर मार्केट में शेयर्स से डील करने के लिए उसको बैंकर्स, ब्रोकर्स, अंडरराइटर चाहिए होते तो उनको अपॉइंट करता है प्रोफेशनल्स को ताकि इजीली सारी एक्टिविटीज़ अंडरटेकन हो सकें। नेक्स्ट है प्रिपेयर ऑल दी नेसेसरी लीगल डॉक्यूमेंट्स जैसे MOA, AOA, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, ताकि वो सब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में वो सबमिट कर सकें। अब बात करते हैं एक जो प्रमोटर है उसकी क्या पोजीशन होती है, उसको हम किस नज़र से देखते हैं या उसको हम उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो वो ना तो ट्रस्टी होता है ना ही एजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये जो है कुछ भी सीक्रेट प्रॉफिट्स नहीं मेंटेन कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, ठीक है। या नेक्स्ट क्या आ जाता है, ये जो है ये लीगली लाइबल होते हैं किसके लिए? अनट्रू स्टेटमेंट के लिए। अगर आपने कुछ प्रोस्पेक्टस में अनट्रू स्टेटमेंट मेंशन कर दिया है तो ये भी लीगली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लायबल होते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाता है, ये कोई भी एक्सपेंसेस जो इन्होंने इनकर करे हैं कंपनी के लिए उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं प्रमोशन के टाइम में, ये ध्यान रखिएगा, प्रमोशन के टाइम में।
नेक्स्ट सब पार्ट आपका आ जाता है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो आपके आ जाते हैं MOA मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, नेक्स्ट है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, नेक्स्ट है कंसेंट ऑफ द प्रपोज डायरेक्टर्स, एग्रीमेंट, और नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन एंड लास्टली पेमेंट ऑफ फीस। तो MOA और AO के बारे में मैंने सेपरेटली अपनी फर्दर स्लाइड्स में आप लोगों को बताऊंगी। थर्ड डॉक्यूमेंट आ जाता है कंसेंट ऑफ द प्रपोज डायरेक्टर्स। इसमें मतलब ये है कि जो भी डायरेक्टर साइन करते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है, वो सबमिट होता है। और नेक्स्ट इसमें पॉइंट किया जाता है कि उसमें उस डॉक्यूमेंट में ये भी मेंशन होता है कि जो भी प्रपोज डायरेक्टर्स हैं वो कितने शेयर्स परचेज करेंगे और कितना पेमेंट उनको किया जाएगा और कितना पेमेंट वो करेंगे उस शेयर को एक्वायर करने के लिए। स्टेट्स दैट दीज प्रपोज डायरेक्टर्स विल बाय एंड मेक नेसेसरी पेमेंट्स फॉर दी क्वालिफिकेशन शेयर्स। नेक्स्ट आ जाता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या आपका इंक्लूड करता है? इट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट साइंड बाय द कंपनी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर और दी मैनेजर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन की, मतलब इसमें ये आ जाता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए गए हैं वो सब लीगल हैं, ठीक है, और वो सब जो है डॉक्यूमेंट्स हैं वो मस्ट बी साइन बाय एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट concerned or an advocate of a Supreme Court or a full-time CA or by the directors of the company whose names are mentioned in AOA, ठीक है। तो ये लोग स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन करते हैं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब लीगल है और सारी इंफॉर्मेशन कंसिस्ट करे हुए हैं, सब सही हैं फॉर दी कंपनी रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट आपका आ जाता है डॉक्यूमेंट पेमेंट ऑफ फीस की, जो भी रिक्वायर्ड फीस होती है, ठीक है, वो सबमिट हो जाती है टू द रजिस्टर ऑफ द कंपनीज अंडर द कंपनीज इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी जो ये हमने बात कर ली प्रमोशन के बारे में। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? प्रमोटर, उसके क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं, ठीक है, उनकी क्या पोजीशन होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को सबमिट करते हैं। अब सेकंड स्टेज हमारे आ जाती है स्टेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। ये वो स्टेज होती है जहाँ से प्राइवेट कंपनी को अगर ये इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पब्लिक कंपनी की बात नहीं, प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब स्टेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है? वो एक तरीके का ये प्रूफ है कि जो कंपनी है वो लॉ की आई में वैलिड हो गई है और एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं इस स्टेज पर? तो पहला आ जाता है MOA, दूसरा है AOA, तीसरा आ जाता है रिटन अप्रूवल ऑफ द प्रपोज डायरेक्टर्स टू फंक्शन एज डायरेक्टर्स एंड एन अंडरटेकिंग टू बाय द क्वालिफिकेशन शेयर्स। नेक्स्ट आ जाता है एग्रीमेंट नेमिंग द प्रपोज्ड मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ फुल टाइम डायरेक्टर इफ एनी। नेक्स्ट है द कॉपी ऑफ द लेटर obtained by the registrar concerned approving the company's name proposed, company के name। next आ जाता है a legal confirmation by the law stating the submission of all the documents and the requirements of registration। next आ जाता है exact address of the registered office और last आ जाता है documentary evidence of payment of the registration fees, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेशन स्टेज में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रिक्वायर्ड है सबमिट करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है इसमें सब हेडिंग कि क्यों सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ज़रूरी है। तो पहला क्या आ जाता है कि जो कंपनी है वो लीगली एग्जिस्ट हो जाती है इन दी आई ऑफ लॉ। नेक्स्ट ये आ जाता है कि अगर कंपनी में कोई फ्लॉज होते हैं या कुछ कमियां होती हैं उसके बाद भी अगर उसको स्टेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है तो वो एग्जिस्ट कर सकती है मार्केट में, मतलब वो अपना बिजनेस ऑपरेशंस स्टार्ट कर सकती है। आ जाता है कि एक तरीके का एविडेंस है कि अब कंपनी जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पाकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट सब हेडिंग इसमें आ जाती है आपकी नेक्स्ट अब जो थर्ड स्टेज आ जाती है वो है आपकी स्टेज ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन, मतलब कैपिटल अमाउंट या फिर मनी के पर्सपेक्टिव में ये वाली स्टेज आ जाती है। तो इसमें क्या हो जाता है, जो कैपिटल है उसको रेज करी जाती है फ्रॉम द पब्लिक थ्रू दी सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अब जब हम शेयर्स को सब्सक्राइब करवाते हैं तो उसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं। तो पहला आ जाता है गेटिंग द अप्रूवल फ्रॉम द सेबी, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से उनको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देकर, ठीक है, अप्रूवल लिया जाता है। वो इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि जिसको मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये ना लगे कि जो कंपनी है वो फेक है, मतलब कंपनी को कोई भी इन्फॉर्मेशन अपनी हिडन नहीं रखनी है फ्रॉम द इन्वेस्टर्स एज वेल एज फ्रॉम द सेबी। नेक्स्ट है इशूइंग अ प्रोस्पेक्टस, जितनी भी इंफॉर्मेशन
होती है, कंपनी को मार्केट में सर्कुलेट करनी होती है, तो वो किसके थ्रू करती है, वो एक प्रोस्पेक्टस के थ्रू करती है, जिसमें ऑल दी नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज़ मेंशन, ताकि इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट हो जाए कि वो जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं वो कंपनी ऑथेंटिक है, लीगल है। नेक्स्ट आ जाता है अपॉइंटिंग ब्रोकर्स, बैंकर्स एंड अंडरराइटर्स। इनको किस लिए अपॉइंट किया जाता है, सेलिंग शेयर्स को सेल करने के लिए, मनी को रिसीव करने के लिए फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स, और परचेज करने के लिए शेयर्स कंपनी के इन द इवेंट ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन बाय द पब्लिक। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपका रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मतलब आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो कंपनी स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है उसको आपको रिसीव करना होता है, उसी के बाद ही आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इन केस अगर आप वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट नहीं रिसीव कर पाते हैं तो आपको जो भी आपने एप्लीकेंट से पैसा लिया है उसको आपको रिटर्न करना होता है। नेक्स्ट है सबमिटिंग एन एप्लीकेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज। वो एप्लीकेशन किस लिए स्टॉक एक्सचेंज में आप सबमिट करते हैं, ताकि आप उनसे परमिशन ले सकें टू ट्रेड योर शेयर्स। ठीक है, अगर विद इन 10 वीक्स आपको एप्लीकेशन का आंसर आ जाता है तब तो आपको परमिशन आपकी एक्सेप्ट हो गई, अगर अदरवाइज रिजेक्ट हो गई और आपको एप्लीकेंट्स का जो मनी है उसको रिटर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अलॉटिंग दी शेयर्स। तो आप शेयर्स अलॉट करना स्टार्ट कर लेते हैं बाय ग्रांटिंग अलॉटमेंट लेटर्स टू द एप्लीकेंट्स। हमारी नेक्स्ट स्टेज आ जाती है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हमने क्या कर दिया, आइडिया कंसीव कर लिया और उसको हमने प्रमोट करा प्रमोटर्स के थ्रू। ठीक है, हमने अंडरराइटर्स, ब्रोकर्स हायर कर लिए, उसके बाद हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया अपने बिजनेस को रजिस्ट्रार ऑफिस के थ्रू। उसके बाद हमने मिनिमम सब्सक्रिप्शन पब्लिक से अवेल करी, और अब हम क्या करेंगे, फाइनली अब हमको कमेंसमेंट करना है, मतलब स्टार्ट करने अपने ऑपरेशन। वो कब होंगे, जब हम 4th स्टेज पे पहुंचेंगे, मतलब जब हमको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलेगा। आपको याद होगा मैंने प्रीवियस वीडियो में आपने बताया था कि पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसे ज़रूरी है कि उसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट चाहिए ही चाहिए। अनटिल अनलेस उसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं मिलेगा वो अपने बिजनेस ऑपरेशंस को स्टार्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का मतलब यही है कि अब आप लीगली तरीके से मार्केट में आ चुके हैं और अब आप रेडी हैं अपने बिजनेस ऑपरेशंस स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, पब्लिक कंपनी के लिए इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि उसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट चाहिए। तो कमेंसमेंट के टाइम पर भी कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं सबमिशन के लिए। वो डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से हो गए, जैसे कि पहला आ जाता है आपका डिक्लेरेशन दैट दी application fees for the shares issues has been received and that the allotment has been made only after receiving the minimum subscription। मतलब जो अमाउंट मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए वो आपको रिसीव हो गया है, और जो भी शेयर्स आपने इशू कर दिए हैं उससे रिलेटेड एप्लीकेशन फ़ीस आपके पास आ गई है। नेक्स्ट आ जाता है डिक्लेरेशन दैट ऑल द डायरेक्टर्स हैव पेड द एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन देयर शेयर्स इन कैश। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डिक्लेरेशन दैट अ कंपनी इज नॉट लाइबल टू पे एनी मनी टू any applicant today or in future। and last document आ जाता है declaration signed by the directors or the secretary of the company that the company has successfully completed all the requirements mentioned above। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट्स इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब कंपनी ने रजिस्टर ऑफ द कंपनी को सबमिट कर दी है। ठीक है, अब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट क्या शोकेस करता है, उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं या क्यों वो ज़रूरी है। तो पहला चीज़ वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक तरीके का प्रूफ होता है, एविडेंस होता है कि कंपनी के पास लीगल राइट है बिजनेस करने के लिए। और दूसरा क्या है कि ये शो करता है कि कंपनी अब रेडी है अपने बिज़नेस को रन करने के लिए, अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका आ गया लास्ट स्टेप सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। तो हमने कौन कौन से 4 स्टेप्स करे, प्रमोशन, जहाँ पर जो प्रमोटर है या ग्रुप ऑफ पीपल है वो आइडिया को कंसीव करते हैं, जनरेट करते हैं, उस आइडिया को कन्वर्ट करने के लिए, मतलब अपने आइडिया को प्रोसेस में लाने के लिए वो रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं। वहाँ पर वो डिमांड करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की। अगर प्राइवेट कंपनी है तो उनको कुछ जैसे ही उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है वो इमीडिएटली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और पब्लिक कंपनी है तो उनको बाकी के दोनों स्टेप्स का फुलफिल करने होते हैं। प्लस जो स्टेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वहाँ पर कंपनी को कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को ऑथेंटिक लगते हैं तब तो उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, अदरवाइज़ उनकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है। उसके बाद जो 3rd स्टेप आ जाता है वो आ जाती है आपकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन रेस करने की। मतलब जो भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होती है बिजनेस रन करने के लिए, वो यहाँ पर रेस करनी होती है। अगर पब्लिक कंपनी है तो वो पब्लिक के थ्रू रेस करती है, उनको शेयर्स अलॉट करके। ठीक है, उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन
एप्लीकेशन रेज करने के लिए भी कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है, प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है। आफ्टर देन वो कमेंसमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट की स्टेज पर आती है, जहाँ पर उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को सही लगते हैं तब तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिल जाता है, अदरवाइज़ नहीं मिलता है, उसका रिजेक्ट हो जाता है। और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट जैसे ही उसको मिल जाता है वो इमीडिएटली अपने बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट कर सकती है। प्लस ये सर्टिफिकेट एक एविडेंस है कि जो कंपनी है वो लीगल है, मार्केट में एग्जिस्ट कर सकती है। अब जब हमने सेकेंड स्टेज पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज़ को, तो वो डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड करते हैं MOA एंड AOA। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट स्लाइड में हम इसी के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैं बताऊंगी व्हाट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, व्हाट इज़ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस अमंग बोथ ऑफ देम। तो जो आपका MOA होता है, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वो एक बहुत ही असेंशियल डॉक्यूमेंट होता है एज़ कम्पेयर टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसलिए बोला गया कि MOA इज़ वेरी नेसेसरी document to be submitted while AOA is your secondary document to be submitted। अब why it is necessary document, क्योंकि MOA क्या मेंशन करता है, कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंपनी के क्या गोल्स हैं, कंपनीज को कौन सी एक्टिविटीज़ अंडरटेक करनी है, ठीक है, और कंपनीज की उन एक्टिविटीज़ का क्या स्कोप है या होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए MOA एक असेंशियल डॉक्यूमेंट है जो सबमिट होना है एंड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब ये जो ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स है ये पूरा एक कंपनी के करेक्टर को डिस्प्ले करता है। ठीक है, और जो एक्टिविटीज़ इस MOA में मेंशन होती है उसके बियॉन्ड या उसके अपार्ट कंपनी कोई और एक्टिविटीज़ अंडरटेक नहीं कर सकती है। ठीक है, प्लस ये जो MOA है इट मस्ट बी साइन बाय एटलीस्ट 7 मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, और प्राइवेट कंपनी के केस में इट मस्ट बी साइन बाय 2 पर्सन्स। अब MOA बहुत सारे क्लॉजेस कंटेन करता है, जैसे कि पहला जाता है नेम क्लॉज, जिसमें जो नेम कंपनी का होता है वो मेंशन होता है। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, मतलब उस स्टेट का नाम मेंशन होता है जहाँ पर उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज मतलब इसमें ये मेंशन होता है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, और उस मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो ये सब मेंशन होता है। और प्लस ये भी मेंशन होता है कि उस सब ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है कंपनी अंडरटेक करेगी। नेक्स्ट है लायबिलिटी कॉज, ये स्टेट करता है कि हर एक शेयर होल्डर, ठीक है, जिसने अपना अमाउंट अभी तक से पे नहीं किया है फॉर दी शेयर्स दे ओन, उनकी लाइबिलिटी क्या होगी। कैपिटल क्लॉज मतलब जो कंपनी है वो कितनी कैपिटल रेज करेगी फ्रॉम द पब्लिक बाय द इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, और लास्ट आ जाता है आपका एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज में क्या आ जाता है, सिग्नेचर्स आ जाते हैं। ठीक है, जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन सब के सिग्नेचर्स मेंशन होते हैं इस एसोसिएशन क्लॉज में कि वो एग्री हैं कंपनी का पार्ट बनने के लिए और कंपनी के क्वालिफिकेशन शेयर्स जो हैं वो परचेज करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे जो क्लॉजेज हैं ये क्या शोकेस कर रहे हैं, ये एक कंपनी का करेक्टर, उसके एक्टिविटीज़ के स्कोप, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, इन सबको शोकेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं डिफरेंस अमंग MOA एंड AOA, तो पहला आ जाता है ऑब्जेक्टिव। तो जैसे कि मैंने बताया MOA का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये डिफाइन करता है कंपनी का क्या करेक्टर है और उसकी एक्टिविटीज़ का क्या स्कोप है। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या डिफाइन करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अ कंपनी। मतलब अब जो ऑब्जेक्टिव्स आप स्टेट कर रहे हो, जो आप कंपनी का करेक्टर दिखा रहे हो, तो उसको रन करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी तो फॉलो करने चाहिए। तो वो बात कौन प्रोवाइड करता है, AOA प्रोवाइड करता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड करता है, जो हर एक मेंबर को कंपनी के और कंपनी को गाइड करता है कि आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करनी है इन ऑब्जेक्टिव्स को या इन एक्टिविटीज़ को अंडरटेक करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं पोजीशन की। अगर हम बात करते हैं तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो मेन डॉक्यूमेंट है जो सबऑर्डिनेट है किसका, कंपनीज एक्ट का, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन किसका सब्सिडरी डॉक्यूमेंट है, दोनों MOA का एज वेल एज कंपनीज एक्ट का। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं रिलेशनशिप। तो जो MOA है वो किसके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, कंपनी और आउटसाइडर्स के बीच में, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में। ठीक है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो कंपनी के मेंबर्स के लिए तो होता है, तो इसीलिए ये किसके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, कंपनी एंड इट्स मेंबर्स।
ऑल्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं, मतलब अगर कुछ चेंजेस करने होते हैं तो MOA में चेंज करने से पहले वी रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ ए स्टैच्यूटरी अथॉरिटी, और AOA में आप इजीली ऑल्टर कर सकते हैं बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन। रेक्टिफिकेशन की बात करें तो एक्ट्स बियॉन्ड MOA कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, और AOA में अगर हम बात करते हैं रेक्टिफिकेशन की तो एक्ट्स बियॉन्ड AOA कैन बी रेक्टिफाइड बाय द मेंबर्स इफ दीज एक्ट्स डू नॉट वॉयलेट MOA, मतलब उसके मेंबर्स इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। नेसेसिटी की बात करें, MOA एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ये कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स मेंशन करता है, और अपने जो बाकी क्लॉजेज है उसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें ये डिपेक्ट करता है अबाउट दी कंपनी। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है, प्लस ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है किसके बीच में, कंपनी और उसके मेंबर्स जो विद इन द मेंबर्स हैं उसके बीच में। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, MOA एंड AOA के बीच में। और ये पार्ट 5 था ऑफ चैप्टर 2। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी। आई होप आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कोई भी क्वेरी है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।